गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपन जो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस थे उस एप्लीकेशंस में नेक्स्ट एप्लीकेशन आज अपन करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इससे पहले अपन ने जो टॉपिक किया था वो था कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल सेल। आज का जो केस है हमारे पास है वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में? तो कंडक्टर का मतलब होता है ऐसा कोई भी सबस्टेंस जिसके ऊपर चार्ज मूव कर सकता है। चार्ज का अगर मूवेबिलिटी है तो उसको बोलते हैं कंडक्टर। अगर चार्ज मूवेबल नहीं है, चार्ज का कोई भी मोशन नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो ऐसे मटेरियल को, ऐसे जो सबस्टेंस होते हैं दैट सबस्टेंस आर सेड टू बी नॉन कंडक्टिंग। तो आज अपने को जो काम करना है वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और स्फीयर भी कौन सा है? सॉलिड है। उस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो स्फीयर में जब भी हम कोई चार्ज प्रोवाइड कराएंगे, अगर वो नॉन कंडक्टिंग है तो जो चार्ज उसको दिया वो सारा का सारा चार्ज जहाँ पर हमने उसको प्रोवाइड किया वहीं के वहीं बना रहेगा। वहीं का मतलब क्या है? उसके वॉल्यूम में। तो सारा का सारा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है इसके वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। सारे वॉल्यूम में चार्ज हमने इसको प्रोवाइड करा रखा है और इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जो डेंसिटी होगी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक, तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। ठीक है। अब अपने को पता करना है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज डेंसिटी इसकी रो है। तो नाउ वी हैव टू, और एक चीज़ और कंडीशन, इस सेंटर O है और इसकी जो रेडियस है वो R है। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, जैसा अपन पिछले केसेस में करके आए थे। तो पहली पॉसिबिलिटीज़ क्या है? r इज़ ग्रेटर देन टू कैपिटल R, सेकेंड r इज़ इक्वल टू कैपिटल R, एंड थर्ड वन इज r इज़ लेस देन टू कैपिटल R। ग्रेटर देन कैपिटल R, लेस देन कैपिटल R एंड इक्वल टू कैपिटल R। अभी लेस ग्रेटर देन कैपिटल R है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एट एक्सटर्नल पॉइंट, इक्वल है तो कहाँ पर आ जाएगा? एट सरफेस। और लेस देन है तो एट इंटरनल पॉइंट। इसका मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इसके इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पहला केस अपन करेंगे, इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहला केस 1 एट एक्सटर्नल पॉइंट, इट मीन्स R इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R। एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालना है। तो एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालने के लिए, जैसे ये अपन ने स्फीयर एज्यूम किया था, यूनिफॉर्मली चार्ज है और द रेडियस इज कैपिटल R, सेंटर O, the charge density is rho. We have to calculate intensity of electric field at external point at a distance small r from its center. Let the point is P. P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो काम क्या करना है? तो गॉस थ्योरम का यूज़ करने के लिए इस पूरे सरफेस को, चार्ज जो है उसको क्लोज करना पड़ेगा, और उस क्लोज सरफेस को बोलते हैं गॉसेस सरफेस। तो एक गॉसेस सरफेस अपन एज्यूम करते हैं। The radius of Gauss's surface is small r, center O, passing from point B, where we have to calculate electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो डायरेक्शन इसकी आउटवर्ड्स होगी, E एक्सटर्नल, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर अपन एक छोटा सा एरिया कंपोनेंट लिया, दैट इज dA, और द direction of dA vector is perpendicular to the surface and the direction of area vector is in the direction of electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो इस पॉइंट से अपने को सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो नाउ फ्लक्स फ्रॉम पॉइंट P, तो दैट इज d फाई। क्या होता है?
ई वेक्टर, ई क्या है, ई एक्सटर्नल डॉट डी ए वेक्टर, बोथ आर कोलिनियर, तो ई एक्सटर्नल डी ए और कॉस 0 सेम डायरेक्शन है, तो एंगल 0 कॉस 0 की वैल्यू 1, ये बचेगा ई एक्सटर्नल इंटू डी ए। नाउ नेट फ्लक्स फ्रॉम, पूरा सरफेस है तो गॉसेस सरफेस, गॉसेस सरफेस से नेट फ्लक्स कितना जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन डी फाई, तो डी फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल इंटू डी ए, ई एक्सटर्नल कांस्टेंट है बाहर चला गया, ई एक्सटर्नल और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, हियर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो टोटल एरिया किसका लगेगा, जिस जहाँ पर पॉइंट है, और पॉइंट कहाँ पर है, गॉसियन सरफेस पे, तो एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई रेडियस स्क्वायर, और रेडियस कितनी है इसकी, दैट इज स्मॉल आर, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, देन फाई इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। तो जो गॉसियन सरफेस लिया है उससे नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, मैथमेटिकली अपन ने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई, बट वी नो दैट फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी टोटल चार्ज क्या होगा, इनक्लोजर सरफेस, तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो स्फीयर है उसका चार्ज अपने को कैलकुलेट करना है, और चार्ज डेंसिटी अपने को गिवन है, तो वी नो दैट वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका लगेगा, जिसमें चार्ज है, और चार्ज किस पर है, कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर पे, तो 4/3 पाई आर क्यू, दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा क्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो देन फाई इज इक्वल टू क्या आएगा रिजल्ट, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ई एक्सटर्नल इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इक्वेशन 2 रो 4/3 पाई आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम से निकाला। दोनों को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे तो देन वी गेट ई एक्सटर्नल इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, तो ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। तो जब हम इस पर एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है तो इन वेक्टर फॉर्म, तो ई एक्सटर्नल वेक्टर इज इक्वल टू रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी आर कैप, न्यूटन पर कूलम। तो एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई, रो के टर्म में निकाली तो रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और वेक्टर है तो आर कैप, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग टू द आर कैप। लेकिन अगर इसमें अपन एज्यूम करें कि जो चार्ज है टोटल चार्ज टू द स्फीयर,
दैट इज इक्वल टू स्मॉल क्यू। अगर अपने चार्ज लेट किया तो उस केस में क्या आएगा, तो इफ नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज स्मॉल क्यू, देन डेंसिटी रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यू, ये रो की वैल्यू हो जाएगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्सटर्नल वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, रो की जगह अपन को ये वैल्यू पुट करनी है, तो 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू ये आर क्यूब है और नीचे कितना है 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर क्यूब से आर क्यूब गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ई एक्सटर्नल ऊपर बचा क्यू, नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज के, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, और वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा ई एक्सटर्नल वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन आर कैप न्यूटन पर कूलम। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर डेंसिटी रो के टर्म्स में निकालेंगे तो एक्सटर्नल पॉइंट पर आएगी रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और अगर चार्ज क्यू के टर्म में निकालते हैं तो रिजल्ट आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये रिजल्ट एग्जैक्ट उसी के बराबर आया जो अपन ने किसी भी स्फेरिकल सेल के लिए कैलकुलेट किया था एक्सटर्नल पॉइंट पर। इसका मतलब है चाहे वो स्फेरिकल सेल हो, चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, अगर चार्ज क्यू के टर्म्स में निकालते हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट पर रिजल्ट कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? दूसरा केस अब हमको कहाँ पर करना है, इसके सरफेस पर निकालना है। तो सरफेस की कंडीशन जो अपने लास्ट लेक्चर में देखी वही कंडीशन आएगी। तो सेकंड केस, एट सरफेस, सरफेस का मतलब क्या हो गया, R इज इक्वल टू कैपिटल R, बस यही काम करना है अपने को और कोई चेंज नहीं करना। इसके ऐसे केस में जो पॉइंट है वो एक्स्ट्रा पॉइंट से आकर कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर प्लेस हो जाएगा, और सरफेस के ऊपर प्लेस हो जाएगा तो डिस्टेंस स्मॉल r जहाँ जहाँ भी हमने यूज की है, जो भी स्मॉल r डिस्टेंस यूज की है, दैट कन्वर्ट इन डिस्टेंस कैपिटल R, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देन ई सरफेस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर, ऊपर पावर 3 है नीचे पावर 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगी तो रिजल्ट आ जाएगा ई ऑन द सरफेस इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम, और ये वैल्यू निकालेंगे इसके टर्म में, तो ई सरफेस इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो चार्ज क्यू के टर्म में आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डेंसिटी टर्म में आ जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? दोनों केस में हम देखते हैं तो रो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ द स्फीयर भी कांस्टेंट रहती है, तो आर कांस्टेंट है, तो ये टोटल फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, तो दैट इज E on the surface is always constant। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। एक्सटर्नल पॉइंट पर निकाल लिया हमने, सरफेस पर निकाल लिया। अभी तीसरा केस करने वाले हैं। अब तीसरे केस में जब हमने किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए या स्फेरिकल सेल के लिए कैलकुलेट किया था तो इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आई थी। वजह क्या थी? तो द रीजन इज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, therefore electric field is 0 inside the surface, inside the sphere. But in this case the material is non-conducting, it means the given charge is distributed and placed inside the surface। इसमें जो चार्ज हमने दिया है वो उसके सरफेस के अंदर रहेगा, और रहेगा तो उसकी वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। कितना बनेगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो केस 3, एट
इंटरनल पॉइंट, इट मीन्स आर लेस देन टू कैपिटल आर। समझिए, हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया था जिसकी रेडियस कितनी थी, तो रेडियस इज कैपिटल आर। अब अपने को कैलकुलेट करना है इसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इसके इंटरनल कोई पॉइंट भी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। गॉस थ्योरम का यूज़ करना है तो गॉसियन सरफेस चाहिए, तो गॉसियन सरफेस हम जो लेंगे वो इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर बनेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, लेट दिस इज ई इंटरनल, एरिया एलिमेंट लेते हैं तो दिस इज डी ए वेक्टर। अब ध्यान कीजिए कि पूरा का पूरा जो हमने कंडक्टर लिया है उसको चार्ज जो गिवन है वो Q है, अंदर वाले हिस्से का चार्ज कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, तो द चार्ज लेट द चार्ज इज Q डैश। अब चार्ज Q डैश है इसके इनसाइड पोर्शन में, उस केस में क्या होगा, तो फ्लक्स निकालेंगे तो डी फाई इक्वल टू ई इंटरनल डॉट डी ए वेक्टर, तो ये आ जाएगा ई इंटरनल डी ए। कॉस जीरो है तो रिजल्ट ये हो गया। तो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इंटरनल इंटू डी ए, ई इंटरनल तो ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया किसका, इंटरनल सरफेस का, तो फाई इक्वल टू ई इन इंटू ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। गॉस थ्योरम लगाते हैं तो फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज हमने क्या लेट किया है, दैट इज Q डैश, तो Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन 2। कंपेयर कर दो 1 and 2 को, 1 and 2 ऑन कंपेयरिंग वी गेट E in into 4 pi small r square is equal to Q dash upon epsilon naught. Then E internal equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square आ जाएगा। 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट एक तरफ सेपरेट कर दिए, r स्क्वायर अलग कर दिया, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो E इंटरनल इक्वल टू K Q डैश अपॉन में r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम। वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो ई इंटरनल वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर के न्यूटन पर कूलम। अब रिजल्ट तो आ गया हमारे पास, लेकिन किसके टर्म में आया, एक अननोन चार्ज क्यू डैश। अब अननोन चार्ज हमको नहीं पता, तो पहले काम हमको क्या काम करना है इसमें कि जो अननोन चार्ज क्यू डैश है उसकी वैल्यू क्यू के टर्म में कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो देखिए पूरा का पूरा स्फीयर एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, और डेंसिटी हमने कितनी मानी है, दैट इज रो। तो वी नो दैट डेंसिटी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अभी रो की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब है तो डेंसिटी ऑफ द एक्सटर्नल स्फीयर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द इंटरनल स्फीयर। डेंसिटी का मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज ऑफ द एक्सटर्नल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द एक्सटर्नल, तो 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू चार्ज इंटरनल स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल का कितना है, तो 4/3 पाई आर क्यू। ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। इस कंडीशन से अब हम क्यू डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्यू के टर्म्स में। तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई कैंसिल आउट, तो क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन आर क्यू, दैट इज क्यू डैश इक्वल टू क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। देयरफॉर ई इंटरनल इज इक्वल टू के क्यू डैश की जगह क्यू आर क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यू, और टोटल का अपॉन कितना है, आर स्क्वायर। ऊपर आर क्यूब है, नीचे आर स्क्वायर है, 2 पावर नीचे 2 ऊपर 3 1 बचेगी, तो ई इंटरनल इज इक्वल टू के
क्यू आर अपॉन में आर क्यू न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो ई इंटरनल वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यू और आर कैप। डायरेक्शन हमेशा स्मॉल आर के अलॉन्ग होती है, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है। ये हो गया, तो इसका मतलब है अंदर कोई ना कोई चार्ज होगा, इसलिए अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिलने वाली है। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है तो हॉलो होने की वजह से कोई चार्ज नहीं है, कंडक्टर है तो भी चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। लेकिन यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, लेकिन जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर हम देखते हैं तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो डिस्टेंस आर के प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस आर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि सेंटर से सरफेस तक इसकी वैल्यू वेरी करती है, और वेरी करती है इसका मतलब सेंटर पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो एट सेंटर, चौथा केस मान सकते हैं, तो एट सेंटर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ज़ीरो, तो देयर फॉर ई सेंटर इक्वल टू के क्यू आर की वैल्यू ज़ीरो अपॉन में आर क्यू, टोटल फंक्शन जीरो हो जाएगा, तो ई सेंटर इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके सेंटर पे वैल्यू कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। सेंटर पे जीरो है और उसके बाद सेंटर जीरो के अलावा सेंटर से अलावा हम जहाँ पर भी जाते हैं तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सरफेस पर वैल्यू उसकी अलग होती है और उसके एक्सटर्नल पॉइंट पर अलग होती है। इसका मतलब है इसमें डिस्टेंस आर के अलॉन्ग वेरिएशन है, तो ग्राफ हम बना सकते हैं इसका। तो ग्राफ कैसा बनेगा ध्यान देंगे। अब अपन ग्राफ बनाने वाले हैं इसका, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो वी नो दैट पहला पॉइंट ई सेंटर पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। ई सरफेस पर कितनी थी, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि इंक्रीज हो रही है। इंटरनल और रह गया, अभी दूसरा केस इसमें ई इंटरनल का निकाल लेते हैं, फिर सरफेस का निकालेंगे। दूसरा केस ई इंटरनल, ई इंटरनल क्या था, तो के क्यू आर अपॉन आर क्यू, इट मीन्स ई इंटरनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डिस्टेंस आर के प्रोपोर्शनल है। तीसरा केस था ई ऑन द सरफेस इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब ई सरफेस इक्वल टू कांस्टेंट एंड इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। और फोर्थ केस था एक्सटर्नल पॉइंट पर, तो ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इट मीन्स ई एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने में वेरिएशन, जो आर की वैल्यू वेरिएशन है उसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या वेरिएशंस होंगे, तो देखेंगे ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में है, आर एंड ई। एक्स एक्सिस पर अपन ने ई इसका डिस्टेंस आर एज्यूम किया है और यहाँ पर ई एज्यूम किया, सेंटर ओ है। तो क्या है, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो ई सेंटर पे तो ये आ जाएगा। इंटरनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ई इन इज प्रोपोर्शनल टू आर। और कहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके सरफेस तक, मतलब डिस्टेंस आर तक, तो जो रेडियस है वो उसकी डिस्टेंस होगी, वहाँ तक तो ये प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर ई सरफेस पर ये कैसा हो गया, कांस्टेंट वैल्यू, और ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। और सरफेस के बाहर जाएंगे तो क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ई एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके लिए, किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए, थैंक यू।